नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो आज अपने इंडियन पॉलिटी के संविधान निर्माण, संविधान की मुख्य विशेषताएं, संविधान के भाग, इन सब बातों का अध्ययन कर चुके हैं अभी तक। अपने अभी एक ये जो लेक्चर है इसके अंदर एक कॉमन संरचना पढ़ेंगे भारत की व्यवस्था की, ताकि जब अपने आगे संविधान की बात करें तो जो अपने बार बार शब्दावली आए उस शब्दावली में अपने को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अपने शब्दावली पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक कॉमन लेक्चर है ये। लेक्चर जो है ये आगे की बातों को समझने में आसानी करेगा। हालांकि इन सभी बातों के बारे में विस्तृत अध्ययन जो है अपने जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के अंदर अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कोई भी जो देश होता है या राष्ट्र होता है उसका शासन चलाने के लिए, उसको चलाने के लिए तीन अलग अलग चीजें काम करती है। या किसी भी देश तीन अंग होते हैं अपने, ये कह सकते हैं। एक यहां पर होता है विधायिका, एक होता है कार्यकारी, कार्यकारिणी कह सकते हैं, और एक होता है न्यायपालिका। इन तीन अंगों से मिलकर आपका देश चलता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी संस्था होती है, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। निर्वाचन आयोग है तो चुनाव करने के लिए है, लोक सेवा आयोग है तो कर्मचारियों का चयन करने के लिए है। तो ऐसी तो संस्थाएं जो है उद्देश्य विशेष के लिए जो बनाई जाती हैं वो अलग होती हैं। विधायिका का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसका काम है कानून बनाना। तो कानून बनाना काम किसका होता है? विधायिका का होता है। तो अगर आपको बार बार मैं शब्द विधायिका प्रयोग में लूं तो आपको मतलब इसी संस्था से है जो कानून बनाने का काम करती है। अब ये जो कार्यकारिणी होती है इसका काम होता है ये जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाएगा इस विधायिका के कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। ठीक है, और न्यायपालिका जो होता है, न्यायपालिका का काम होता है विधायिका और कार्यकारिणी दोनों के ऊपर नियंत्रण बना के रखना, ताकि दोनों ही अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाए, दोनों ही संविधान के अंदर रहते हुए अपना काम करे। तो यह तय किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। साथ में अगर नागरिकों को चाहे कार्यकारिणी से कोई समस्या है, चाहे जो विधायिका से कोई समस्या है, तो न्याय जो नागरिक है वो कहाँ पहुंचेंगे? न्यायपालिका के पास पहुंचेंगे। तो न्यायपालिका काम है दोनों के ऊपर नियंत्रण बनाना। ठीक है, चाहे विधायिका के ऊपर नियंत्रण बनाना है, चाहे कार्यकारिणी के ऊपर नियंत्रण बनाना है, किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। तो यह कौन तय करता है कि ये दोनों लोग अपनी सीमा के अंदर रहकर काम करेंगे? यह तय किया जाता है आपकी न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, अब भारत के अंदर जो विधायिका है वो तीन स्तर पर होती है। तीन स्तर पर कानून बनाने का अधिकार होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक शब्द प्रयोग में ले रहा हूं, संघीय व्यवस्था। क्या? संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जब सारी की सारी शक्ति जो है वो एक ही स्तर पर केंद्रित ना होकर अलग अलग भागों में अलग अलग स्तर पर बटी हुई होती है। जैसे कि किसी परिवार के अंदर अगर अपने बात करें तो किसी परिवार के अंदर एक तो तरीका है कि सारी के सारे जो निर्णय है वो उस परिवार का जो बुजुर्ग आदमी है वो लेता है। दूसरा तरीका है कि रिश्तेदारी से संबंधित निर्णय तो बुजुर्ग लेता है, पैसों से संबंधित निर्णय जो मतलब कि 35-40 साल का आदमी है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति है, वो लेता है। और घरेलू मामलों के निर्णय जो है उस घर की जो पत्नी है या उस घर की जो औरत है वो लेती है। तो ये दो तरीके हो गए। एक तो तरीका हो गया कि ए टू जेड चीजें जो है वो एक ही आदमी के हाथ में केंद्रित कर देना। दूसरा तरीका होता है कि अलग अलग स्तर पर बटा हुआ होना। तो भारत के अंदर अलग अलग स्तर पर बटा हुआ है, इसी को अपने कहते हैं संघीय व्यवस्था। कि भारत के अंदर सारी की सारी जो शक्ति है वो अकेले केंद्र के पास नहीं है। कुछ शक्ति केंद्र के पास है, कुछ शक्ति राज्य के पास है, कुछ शक्ति जो है वह स्थानीय स्तर के ऊपर है। ठीक है, तो भारत की विधायिका तीन भागों में बटी हुई है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ऐसे ही कार्यकारिणी भी तीन भागों में बटी हुई है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। न्यायपालिका केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। ठीक है, तो तीन प्रकार की विधायिका होती है, केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, स्थानीय विधायिका। वैसे ही तीन प्रकार की कार्यकारिणी भी होती है, केंद्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, स्थानीय कार्यकारिणी। न्यायपालिका केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो गया,
और राज्य के अंदर हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट प्लस अपने इनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। जैसे कि आपके शहर के अंदर जो कोर्ट है ना, चाहे वो सेशन कोर्ट है, एडीजे कोर्ट, आपने नाम सुने होंगे, ये सारे के सारे क्या आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आते हैं। तो केंद्र स्तर के ऊपर कौन सा कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। राज्य स्तर के ऊपर कौन सा कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, यहाँ उच्चतम न्यायालय हो गया केंद्र के अंदर। और जो अधीनस्थ न्यायालय हो गया जो हाई कोर्ट के अधीन रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बटा हुआ होता है। तो आपने देखिए कि केंद्रीय विधायिका का मतलब क्या है, राज्य विधायिका का मतलब क्या होता है। तो पहले अपने विधायिका भाग की बात कर लेते हैं। अगर अपने पहले विधायिका की देखें तो जो केंद्र की विधायिका है उसको अपने कहते हैं संसद। ठीक है, राज्य की विधायिका जो है उसको अपने कहते हैं विधानसभा। स्थानीय स्तर के ऊपर जो है वो आपकी पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत अगर आप गांव में रहते हो, और अगर शहर में रहते हो तो आपकी नगर पालिका हो गई, या नगर निगम हो गया, या नगर परिषद हो गया। अगर छोटा शहर है तो वहां पर नगर पालिका होगी, अगर थोड़ा सा बड़ा शहर है तो वहां पर नगर परिषद होगी, और अगर वो महानगर है जैसे जयपुर है तो वहां पर नगर निगम होगी। वो केवल इस प्रकार से शब्दावली बदल जाती है कि शहर बड़ा है या छोटा है, व्यवस्था वही रहती है। और गांव में अगर की सरकार कौन है, पंचायत है, जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद क्या है, विधायिका है। विधानसभा क्या है, विधायिका है। पंचायत नगर पालिका क्या है, विधायिका ही है एक प्रकार की। ठीक है, अब संसद के ऊपर कानून बनाएगी, राज्य की विधायिका किन चीजों के ऊपर कानून बनाएगी। तो संसद जो कानून बनाती है उसकी एक विषय सूची है जिसको अपने कहते हैं संघीय सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। अपने जब 7वीं अनुसूची पढ़ रहे थे तो आपने देखा था ना, 7वीं अनुसूची के अंदर अपने यही लिखा था कि केंद्र व राज्यों में विषयों का बंटवारा करना। तो अगर आप देखना चाहते हैं कौन से विषय केंद्रीय सूची के अंदर आते हैं, संघीय सूची के अंदर आते हैं, संघीय सूची और केंद्रीय सूची एक ही नाम है, तो कौन से विषय केंद्रीय सूची में आते हैं, संघीय सूची में आते हैं, कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं, और कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आपको 7वीं अनुसूची की जो लिस्ट है वो पढ़नी पड़ेगी। उदाहरण के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें वो समवर्ती सूची में आती है, जबकि राज्य के अंदर क्या होगा, ये उस राज्य की सूची के अंदर आता है। और संघीय सूची के अंदर जैसे विदेश नीति होगी, सेना होगी, कर हो गया, जो सभी राज्यों के लिए कॉमन होते हैं, जहां पर आपको भारत सरकार के अधिकारी देखने को मिलते हैं, वो संघीय सूची में आते हैं। तो संघीय सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। राज्य सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है, राज्य की विधानसभा बनाती है। और समवर्ती सूची के ऊपर कानून कौन बनाता है, ये दोनों ही बनाते हैं। समवर्ती सूची के ऊपर कानून संसद और विधानसभा दोनों बनाते हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, तो शिक्षा के ऊपर कुछ कानून केंद्र सरकार के द्वारा भी बनाए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति जारी की थी थोड़े दिन पहले, उनके पास अधिकार है कानून बनाने का, तभी तो उन्होंने जारी किया। और वैसे ही जो स्कूल है या स्कूल के अंदर टीचर है, कब भर्ती करना है, कैसे भर्ती करना है, कैसे भर्ती नहीं करना है, ये सारा सारा काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा क्या हो गया, स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय हो गया। तो इस प्रकार से 3 भागों में सूचियां बटी हुई होती है। हर सूची विषय बताए गए हैं, उस विषय के अंदर वो ही स्तर की सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, तो अगर कोई विषय संघीय सूची में लिखा हुआ है तो उसके ऊपर कानून जो है वो संसद बनाएगी। अगर कोई विषय राज्य सूची के अंदर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर कानून जो है वो राज्य सरकार बनाएगी। और अगर कोई विषय जो है समवर्ती सूची पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर दोनों ही सरकारें कानून बना। अब ये जो संसद होती है वो दो लोग, वो वैसे तो 3 चीजों से मिलकर बनती है, परंतु अपने यहाँ पर 2 ही मानेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, अपने जब आगे चलेंगे तब ये समझ जाएंगे कि कैसे राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। वो उस कारण उसका ये होता है कि भारत के अंदर कोई भी कानून, चाहे वो लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया जाए या राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाए, दोनों के द्वारा पारित कर दिया जाए, उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक राष्ट्रपति का उसके ऊपर साइन नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति का जब तक उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया कोई भी अधिनियम, अपने इसको कहते हैं, इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं अपने इसको अधिनियम कहते हैं। तो इनके द्वारा जो पारित किए गए अधिनियम हैं उनका कोई औचित्य नहीं है जब तक यह
राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। राज्य के अंदर भी जो विधायिका है उसके अंदर एक तो आती है विधानसभा। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, राजस्थान के अंदर तो अपने एक ही है, कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, वहां पर दूसरा सदन जो होता है उसका नाम होता है विधान परिषद। ठीक है, तो अगर एक ही सदन है तो उसका नाम तो हो जाएगा विधानसभा, और अगर 2 सदन है तो उसका नाम विधान परिषद। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, हालांकि इनके बारे में डिटेल तो अपने आगे जिस जिस चैप्टर चलेगा तब तक देखेंगे। यहाँ पर भी राज्यपाल जो होता है वो राज्य की विधायिका का भाग होता है, अपने देखेंगे, क्योंकि सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगता है कि जब तक राज्यपाल के द्वारा साइन नहीं कर दिए जाते हैं तब तक विधानसभा के द्वारा कही गई कोई बात का मतलब नहीं है, विधानसभा के द्वारा बनाए गए कोई बात का मतलब नहीं है। जब राज्यपाल के साइन हो जाएंगे तभी वह अधिनियम बन पाएगा, अन्यथा वह अधिनियम नहीं बन पाएगा। अब ये जो लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा के अंदर आपके जो प्रतिनिधि बैठते हैं उनको अपने कहते हैं एमपी, सांसद। क्या कहते हैं? एमपी। इनका चुनाव आप लोग करते हैं या अपने लोग करते हैं। आपको पता हो तो हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव किया जाता है। उसके अंदर पूरे भारत को 543 सीटों में बांटा हुआ है। आपकी भी कोई न कोई लोकसभा क्षेत्र होगा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसको कहते हैं। आप एक व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं, वह जो व्यक्ति है वो आपके क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है। आपकी बात को लोकसभा तक पहुंचाना उस व्यक्ति का काम है। ठीक है, तो जो लोकसभा होती है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। कौन सा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ध्यान रखना, ये शब्दावली साथ साथ में नोट करते रहना, आप बाद में भी आएगी, परंतु ये चीजें ऐसी है कि अपने तो बाद में जाकर डिस्कस करेंगे, परंतु ये नाम पहले ही प्रयोग में आने लग जाएंगे। तो जब नाम प्रयोग में आएंगे तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस चीज की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं हर शब्द की इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। जब अपना टॉपिक मेन चलेगा तो अपना उद्देश्य उस टॉपिक को समझना होगा, ना कि ये शब्दावली समझना होगा। तो ज्यादा बेहतर है कि अपनी शब्दावली को एक बार में ही समझ लेते हैं। तो लोकसभा जो होती है उसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जनता डायरेक्ट उसके सदस्य चुनती है। ठीक है, राज्यसभा जो होती है उसके अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव, हर राज्य का कोटा होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य की सीटें निर्धारित होती है। सीटें निर्धारित होती है। जिनका चुनाव एमएलए द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर राज्यसभा का चुनाव होता है। हालांकि राज्यसभा संसद का भाग है, राज्यसभा के चुनाव में जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता वोट नहीं डालती। आपने जिंदगी में कभी भी राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं डाला है। अगर आपको राज्यसभा के चुनाव में वोट डालना है तो उसके लिए आपको पहले एमएलए बनना पड़ेगा। तो राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि कोई भी आदमी, जैसे लोकसभा के अंदर तो क्या है, ये गंगानगर का सांसद है, ये जयपुर क्षेत्र का सांसद है, जयपुर ग्रामीण का है। पूरे राजस्थान को 25 भागों में बांटा गया, भारत को 543 भागों में बांटा गया। परंतु राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के अंदर केवल राज्य का कोटा होता है कि राजस्थान का कोटा 10 सीटें, उत्तर प्रदेश का कोटा 40 सीटें, इसका कोटा इतनी सीटें। तो राज्यसभा के अंदर राजस्थान के 10 लोग जाते हैं। अब उन सबको 10 के 10 को एक बात की जाएगी, राजस्थान से राज्यसभा सांसद। उनके आगे कोई क्षेत्र नहीं जोड़ा जाएगा कि गंगानगर से सांसद या बीकानेर से सांसद या भरतपुर से सांसद, ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा। सबको एक ही कहा जाएगा कि ये राजस्थान से राज्यसभा में सांसद है। और इतने लोग, ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? ऐसे 10 लोग हो सकते हैं राजस्थान के मामले में। ये जो कोटा है ये 4थी अनुसूची में बताया गया। आप 4थी अनुसूची का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य का कितना कोटा है, किस राज्य की कितनी सीटें हैं राज्यसभा के अंदर। उस सारी चीजों की सूची कहाँ बनाई गई है? 4थी अनुसूची के अंदर बनाई गई है। तो राज्यसभा के मामले में जो है कोई भी सांसद, उसको भी अपने कहते हैं सांसद, ये एमपी ही कहते हैं। वहां पर जो लोग बैठे हैं राज्यसभा के अंदर उनको भी अपने क्या कहते हैं? एमपी ही कहते हैं। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखा जाए कि ये किसी क्षेत्र के एमपी नहीं होते हैं, ये आपके राज्य के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के अंदर। क्योंकि ना राज्यों की सभा का काम क्या है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, विधानसभा के जो लोग होते हैं इनको अपने एमएलए कहते हैं, एमएलए।
एमएलए जो होते हैं वो क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एलए नाम सुना, जिसको अपने विधायक कहते हैं ना हिंदी में, विधायक एमएलए होते हैं। तो विधायक क्या है, ये विधानसभा के अंदर आपका प्रतिनिधि है, इसका चुनाव भी आप प्रत्यक्ष करते हैं। तो आप एक तो लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं जो सामान्य जनता है, एक विधानसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। और राजस्थान के मामले में दोनों ही चुनाव 8-9 महीने के अंतराल पे आ जाते हैं। पहले विधानसभा का चुनाव होता है, फिर लोकसभा का चुनाव होता है। दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अब ये विषय तो किसी किसी राज्य में है, तो अपने इसके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं, डिटेल जब आप करेंगे विधायिका की अलग से पढ़ेंगे तब तो जरूर करेंगे, परंतु जब विधायिका की अपने नहीं करेंगे तब इसको यहाँ पर जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, एमएलए जो है वो क्या करेगा, वो दिल्ली जयपुर के अंदर आकर बैठेगा और जो राजस्थान सरकार जो कानून बनाएगी, कौन से कानून, राज्य सूची के कानून और संवर्ती सूची के कानून, इन दोनों कानूनों को बनाने का काम कौन करते हैं, विधायक करते हैं। संघीय सूची और संवर्ती सूची के कानून बनाने का काम कौन करते हैं, भी करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के लोग मिलकर करते हैं। ये आपकी विधायिका होती है। अब यहाँ पर कानून बनाने का मतलब है कि कोई भी बात स्वीकार करनी है, जैसे कि उदाहरण के लिए भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है। अब सरकार ने जनसंख्या, मैंने के अंदर सरकार शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया है, सरकार इस कहते हैं अपने। तो कोई भी बात जो है, अब सरकार ने वहां क्या किया कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून एक प्रारूप रखा कि हम ऐसा ऐसा कानून बनाना चाहते हैं। अब लोकसभा के अंदर उस कानून के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित है, अगर 50% से ज्यादा लोग उसके पक्ष में हैं, कुल सीटें 543 है, हर बार सारे लोग वहां पर होते नहीं है, जितने भी लोग वहां पर है वो सारे वोटिंग करेंगे, अगर ज्यादा लोग पक्ष में है तो कानून को स्वीकार कर लिया जाएगा। परंतु अकेले लोकसभा के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। कौन सी, और लोक राज्यसभा की अपवाद होते हैं जिनको अपने धन विधेयक कहते हैं, राज्यसभा की मंजूरी जरूरी नहीं होती है, अन्यथा सभी कानूनों के अंदर राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है। जब कोई कानून इससे पारित हो जाता है, पारित होने का मतलब है आधा से ज्यादा लोगों ने इसका समर्थन कर दिया, वैसे ही राज्यसभा से पारित हो जाता है, मतलब कि आधा से ज्यादा लोगों का समर्थन कर दिया, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। ये तरीका होता है, यही तरीका यहाँ पर लगता है। विधानसभा के अंदर कानून बनाया गया, अब वो कानून विधानसभा में पारित हो गया तो वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल ने दिया तो वो कानून बन जाएगा। तो इस तरीके से भारत में कानून बनाया जाता है और ये विधायिका का काम होता है। विधायिका अलग अलग स्तर की, आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघीय सूची। एक बार आप लोग जो है पीडीएफ भी इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी कोर्स के साथ। बाकी अगर आप गूगल करेंगे या आपके पास पॉलिटी की कोई भी अगर किताब है, बार विषयों के ऊपर, हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा सामान्यतः, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं तो किसी को नहीं याद होते हैं, ना ही कोई पूछता है, परंतु एक बड़ा बड़ा आइडिया आपको जरूर कि कौन सा विषय जो है वह कौन सा विषय संघीय सूची में आता है, कौन सा विषय राज्य सूची में, ये आपको एक बड़ा बड़ा अनुमान जरूर होना चाहिए। पूरा याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला परीक्षा में, वो केवल आपकी जानकारी के लिए है ताकि आपके दिमाग के अंदर चीजें, ठीक है। तो ये कहानी विधायिका। तो आपने देखा था कि जो सरकार या कोई देश भाग होते हैं का अपने या क्या होता है, राज्य की विधायिका क्या होती है, केंद्र की विधायिका क्या होती है, ये सब चीजें तो आपने समझ ली। अब अपने देखते हैं कार्यकारिणी है किसे कारण, ठीक है। अब करते हैं कार्यकारिणी। कार्यकारिणी भी वैसे ही बटी हुई होगी, केंद्र स्तर की या संघ की अलग होगी। इसको अपने साथ सरकार कहते हैं। जो आप सरकार शब्द प्रयोग में लेते हो वो इसके लिए लेते हो, वो आप विधायिका के लिए नहीं कहते हो, वो आप इसके लिए कहते हो। भारत की कार्यकारिणी दो भागों, अच्छी शब्दावली के अंदर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अफसरशाही, कोई भी शब्द प्रयोग में लो, मतलब एक ही है। तो कार्यकारिणी दो अलग अलग बनी है, और आपके कार्यकारिणी भी दो लोगों से मिलकर बनेगी, आपके राजनेताओं से, अधिकारियों से या अफसरशाही से। अब ये अधिकारी चलो ठीक है, अगर
यहाँ पर अधिकारी अलग अलग स्तर के अधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी आईएएस होते हैं, कुछ अधिकारी जो एसएससी के थ्रू चुनकर जाते हैं ग्रेड, यहाँ पर अधिकारी आईएएस भी होते हैं, आईएएस भी होते हैं। राजस्थान की अगर अपने बात, एसएससी के भी अधिकारी लेवल के अधिकारी हैं, उनका तो चलो कुछ लेना देना नहीं है, ये तो पेपर पास करके आएंगे, इनका तो कुछ औचित्य नहीं है। ये जो राजनेता, ये कौन है? राजनेता पीएम प्लस मंत्री, पीएम प्लस मंत्री जितने भी है, यहां का मतलब होता है भाग होते हैं। तो सीएम किसका भाग है? कार्यकारिणी का, राज्य स्तर पर। पीएम भाग है, का भाग है राज्य स्तर के ऊपर। पीएम और सीएम के सिंपल चुनाव, एक सिंपल सा तरीका है, जिस दल का लोकसभा चुनाव में बहुमत होता है, बहुमत होता है, वह अपने नेता को पीएम, एमपी, अन्य सांसदों में से मंत्री बनाता है। तो अब 2000 में चुनाव हुआ, 543 सीटों पर कुल सीटें लोकसभा, उसमें से बीजेपी ने 303 सीटें जीत ली, तो 50% से ज्यादा है, क्योंकि 50% तो 272 ही बन रहा था, तो उन्होंने 303 सीटें जीत ली। तो अब पीएम और सीएम पीएम और मंत्री किसके बनेंगे? बीजेपी के बनेंगे। जिस दल की 50% से ज्यादा सीटें हैं, उस दल का ही पीएम बनता है। अगर किसी एक दल के पास नहीं है तो आपस के अंदर गठबंधन कर सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर किसी भी दल के पास बहुमत नहीं था, तो शिवसेना, कांग्रेस और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एनसीपी जिसको अपने कहते हैं, उन्होंने कहा साहब हम तीनों एक ही दल हैं, अगर आप ऐसा कहते हो कि हम तीनों एक ही दल हैं, तो वो तीनों का गठबंधन माना जाएगा, तो वह भी संभव है।